हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड ये हमारा टॉपिक है। इसको हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन के नाम से भी बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस आपको दिए हैं। उनको आप पहले स्टडी करेंगे और इसके बाद इस चीज़ में आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे तो आप मैचअप कर पाएंगे। तो अब प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हम एल्किल हैलाइड्स पढ़ रहे थे कि एरोमेटिक क्यों हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एल्किल हैलाइड्स पे कंपनसेट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रिपरेशन मेथड्स में जो प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम एल्केन थी उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल पढ़ाई की विद द मैकेनिज्म। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड की वो एक मेथड फ्रॉम एल्कीन्स या एल्काइंस यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हैलाइड की तरफ जाना। जब हम ये मेथड पढ़ रहे होते हैं बच्चों, तो इसमें बहुत सारा रूल, बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारा कंसेप्ट्स अप्लाई होता है। और आप ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि आपने 11th को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आगे अल्कोहल, ईथर और लास्ट में एमाइंस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। या फिर जिनने 11th में थोड़ा डीप पढ़ा है उनको ये चीज़ और ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। तो जब हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलाइड पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे मार्कोनी-कॉप्स लॉ, एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ या पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसको सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो रूल्स मैं बोल रहा हूँ कि मार्कोनी-कॉप, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल्स, पेरोक्साइड इफेक्ट, इनको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो स्कूल में अगर अपन सिर्फ रूल को रट के मार्क्स के हिसाब से पढ़े तो वो रूल आप रट तो लोगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा, रटा, जो कि एक्चुअल में ऑथेंटिक नहीं है। आपको उसका एप्लीकेशन करने पे बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलाइड जब पढ़ रहे हैं तो अभी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विद एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एल्कीन्स, ये शब्द आपने सुना, ये अपनी प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट शब्दों पे शब्द आया क्या, एडिशन। एल्कीन में आपको मालूम है कि एडिशन रिएक्शन होगी। अब एडिशन होगा तो तय बात है, ये एडिशन या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, या तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है कि एक प्लस ई इफेक्ट होता है और एक माइनस ई इफेक्ट होता है। जो प्लस ई इफेक्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन्स की एल्कीन और एल्काइन की एडिशन रिएक्शंस में होता है, वेयर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट अटैच्ड फर्स्ट विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। यानी जो प्लस ई इफेक्ट है जो कि एल्कीन और एल्काइन के एडिशन रिएक्शंस में होता है, वो आपको कंसेप्ट देता है कि बच्चे कि जब आप एडिशन करा रहे होगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऐड द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विद द कार्बन एटम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन आफ्टर आप नेगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि पॉजिटिव पार्ट को अटैच करने में ही पूरा नियम कायदा लगना है। जैसे अब माइनस ई की बात करें तो माइनस ई तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में होगा, जो कि इन फ्यूचर अपन देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लस ई इफेक्ट की। तो पहले तो हम एडिशन ऑफ HCl विद एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो बच्चे जब हम सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लें, सबसे छोटा एग्जाम्पल कि भाई हमने सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लिया कि एडिशन का कराना है मुझे HCl का विद एथीन गैस। अब ये सबसे छोटे एग्जाम्पल पे बच्चे पहले ध्यान दो कि मैं HCl की रिएक्शन कराना चाहता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे और आंसर लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हो तो रट के पढ़ोगे तब कितना पढ़ोगे, है ना। 1000 रिएक्शंस है, चलिए आदमी ने रट लिया है और इसका आंसर बोल दिया CH3 CH2 Cl। बोले यहाँ क्या मार्कोनी-कॉप वगैरह रूल लगेगा?
बोले यार ये तो सबसे सरल है, इसमें मार्कोनी ऑफ लगता नहीं है, क्योंकि मार्कोनी ऑफ रूल एसिमेट्रिक एल्कीन्स में लगेगा। यानी कहने का अर्थ ये है जहाँ पे डबल बॉन्ड को अगर वर्टिकली आप सब डिवाइडेड कर रहे हो तो दो इक्वल पोर्शन मिरर इमेज नहीं मिल रहा है तो वो एसिमेट्रिक एल्कीन है, वहाँ पर ये रूल लगता है। क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप दिमाग में ये बैठाओ कि एडिशन रिएक्शन ऑफ HCl विथ एल्कीन कराने पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होती है और प्लस ई इफेक्ट लगता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या मतलब है समझिए, यहाँ पर एरो में कुछ भी नहीं दिया है, यानी ये तय हो गया कि हमको कोई डायरेक्टर नहीं मालूम है, इस रिएक्शन का कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। इसलिए जो HCl है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको उल्टा देखना है, एरो के ऊपर लिखी हुई चीज आपको डायरेक्शन बताती है कि हाउ टू प्रोसीड, व्हाट हैव टू प्रोसीड, हाउ नंबर ऑफ स्टेप्स टू टेक प्लेस टू प्रोसीड द रिएक्शन। लेकिन अगर एरो में कुछ नहीं दिया है तो खत्म बात, HCl की मोनोपोली चलेगी और HCl अपना खुद का नेचर शो करेगा। और HCl का खुद का नेचर क्या है, वो एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, H और Cl से मिलकर बना है, इसलिए वो आप सेल्फ आयनाइजेशन करेगा फॉर द रिएक्शन और HCl सबसे पहले आयनाइज्ड होगा और बना देगा H+Cl-। अब बच्चे जो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं वो अब ध्यान देंगे, बोलेंगे कि यार अब मैं जानता हूं कि रिएक्शन होने वाली है एल्कीन की एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन ऑलवेज फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ प्लस ई इफेक्ट। तो जब कंसेप्ट ऑफ प्लस ई इफेक्ट को फॉलो कर रही है, इसका मतलब तय हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। प्लस ई इफेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में पहले मैं पॉजिटिव पार्ट को ही जोड़ूंगा, देन आफ्टर नेगेटिव पार्ट को जोड़ूंगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट आएगा एल्कीन के पास, बोलेगा भाई मैं हूं पॉजिटिव चार्ज, आई वांट टू ज्वाइन विद यू। कार्बन से बोलेगा तो कार्बन बोलेगा यार मेरे पास तो कहीं पे नेगेटिव चार्ज है नहीं, हाउ कुड आई ज्वाइन यू, आपको कैसे जोड़ूं मैं। तो ये बोलेगा ठीक है चलो मैं इसको इंड्यूस्ड कर देता हूं कि ये पॉजिटिव है, तो ये इसके बगल वाला जो कार्बन है वो नेगेटिव हो जाए, यानी पाई बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया इसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब ऐसा हुआ तो ये तैयार हो गया CH2, ये माइनस और ये प्लस, ये तो आपने किया प्लस ई इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब ये H+ आयन सिलेक्शन करेगा, बोलेगा मैं पॉजिटिव हूं तो मैं उसी के साथ जाके जुड़ूंगा जो नेगेटिव होगा, तो ये H+ आयन ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, तो ये तैयार हो जाएगा CH2, CH3 और ये प्लस। अब ये ही मैकेनिज्म की जान है कि बच्चे जब आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कर चुके हो, पॉजिटिव पार्ट को जोड़ चुके हो, तो असली ज्ञानी वो होता है जो ये बताए कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है। तो बच्चा बोलेगा कि भाई इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट इज द कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर ये छोटी सी चीज समझ गए तो आप कितनी भी बड़ी रिएक्शन कर सकते हो। कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, और जब रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इफ इन एनी रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, देन द कंट्रोल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज टेक प्लेस बाय द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन। याद है आपको? किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है तो हमेशा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन। ये आपके दिमाग में मतलब फिट हो जाना चाहिए, तब आप अल्कोहल, एल्काइन, हैलाइड, ईथर, एमाइंस की 90% रिएक्शन प्रोसीड कर पाओगे, जो कि टेक्निकली कंपटीशन में बहुत आती है, इवन स्कूल एग्जाम में। तो बच्चा बोलेगा कि यार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाया है तो यहाँ पे कंट्रोल जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर से होता है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल ग्रुप, अगर हम एलिफैटिक पढ़ रहे हैं तो। अब अगर मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया तो ठीक, नहीं तो रिएक्टेंट का खुद ये हिसाब होगा कि भाई मुझे जुड़ना तो मोस्ट स्टेबल के साथ है। तो स्वाभाविक अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपको मिल रहा है तो यू हैव टू ट्राई फॉर द 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी ये आपको खुद करना होगा कि आप 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या बना पा रहे हो कार्बोकैटायन उससे ज्यादा स्टेबल। अगर बन सकता है तो आंसर बदल जाएगा।
अगर 2 डिग्री मिल रहा है कार्बोकैटायन जनरल इक्वेशन करने पे, तो आप 1 डिग्री की तरफ तो आओगे नहीं, आप 3 डिग्री की तरफ जाओगे। अगर आप 3 डिग्री बना पा रहे हो तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। कैसे, ये सब आप अभी सीखने वाले हो। अभी क्या इसमें मैं ध्यान से देखो, ये कार्बोकैटायन कौन सा है, बोले यार ये वाला कार्बोकैटायन तो जो है ये ये 1 डिग्री में है क्योंकि ये सिंगल कार्बन से जुड़ा है। क्या इसके अगल बगल कोई 2 डिग्री 3 डिग्री है, बोले नहीं है, यानी यहाँ पे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ना करना का मतलब होता है, या कुछ करना का मतलब होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हमेशा नॉलेज और एक्सपीरियंस के कारण बनती है, रट के नहीं बनती बच्चे, है ना। तो आपको एक्सपीरियंस लेना होगा, नॉलेज लेना होगा। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 1 डिग्री मिल रहा है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बगल में कोई भी कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसको मैं कुछ कर सकूं। यानी देयर इज नो नीड ऑफ शिफ्टिंग, यानी देयर इज नो नीड ऑफ चेंज ऑफ इक्वेशन। अब ये कार्बोकैटायन के पास बचा कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, Cl माइनस का बचा है, H प्लस ने ही असली इंपॉर्टेंस दिखाई है, ये ध्यान देना। क्योंकि मार्कोनिकॉफ में बहुत गलत आदमी समझने की कोशिश करता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर ये हो, वो मैं अभी बात करूंगा। तो ये Cl माइनस वहां जाएगा जहां इसकी इच्छा होगी कि जहां ये कार्बोकैटायन कहेगा, आप समझो। तो बोलो यार कार्बोकैटायन जहां कहेगा, यानी कार्बोकैटायन जहां मोस्ट स्टेबल कंडीशन पे होगा वहीं पे Cl माइनस को जाके अटैच होना होगा। तो Cl माइनस अटैच विद सच दिस पॉजिटिव कार्बन, और जब इसके साथ ये अटैच हो जाएगा तो CH3 CH2 Cl यानी एथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये इजीएस्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का लेवल थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और जब थोड़ा सा लेवल को उठाने की कोशिश करूंगा मैं, तब आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। और वो नई बातों में आपको एक नया रूल आएगा जिसको आप कहते हो मार्कोनिकॉफ लॉ। अब ये मार्कोनिकॉफ लॉ कैसे काम करता है, इसकी नासमझी क्या है, रूल को कैसे बच्चे गलत तरीके से समझ जाते हैं और फिर पॉइजनस हो जाता है, और 11th में तो काम चल जाता है कुछ हद तक, 12th में नहीं काम चलेगा। 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई की बुक्स, स्टेट बोर्ड्स की बुक्स और कॉम्पिटिशन्स का सिलेबस दाल चावल नहीं है कि कोई भी ऐसे कर लेगा। उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है। तो आगे क्या रिएक्शन होगी उसको देखते हैं अपन। तो अब मैं एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और नया एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद प्रोपीन। अब प्रोपीन को लेके मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन रिएक्शन कराओ। तो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत सरल है, ये तो मुझसे बन जाता है, ये तो मैंने 11th में भी पढ़ा है। इसको सीखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप एल्कीन को जब देखते हो कि प्रोपीन है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड पे वर्टिकल लाइन खींचता हूँ तो मुझे पता चलता है ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, 3 कार्बन का है, एसिमेट्रिक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के लेफ्ट एंड राइट में इक्वल मिरर इमेज सेम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, यानी एसिमेट्रिक है। ऐसी कंडीशन पे मार्कोनिकॉफ लॉ लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्कोनिकॉफ लॉ की समझ होनी जरूरी है। उसको रट के इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए आप आंसर ले आइए तो बहुत बड़ा काम नहीं करती है, क्योंकि आगे चल के आपके आंसर सब गलत हो जाएंगे। तो नॉर्मली लोग क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन, सुनिएगा मार्कोनिकॉफ लॉ, कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन और एल्काइन the negative part of the reactant is attached with the such carbon atom of the multiple bond, means double bond or triple bond, which contain less number of hydrogen atom। क्या समझा आपने? रूल जो लिखाया जाता है या नॉर्मली लोगों को समझाया जाता है वो ये है क्या, कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन और एल्काइन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ ध्यान रखना आप नेगेटिव पार्ट बोल रहा हूँ, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल पॉजिटिव पार्ट का है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में तो आप इंपॉर्टेंस नेगेटिव पार्ट को कैसे दे सकते हो? तो पहले तो बच्चे को यहीं पे पॉइजनस हो जाता है कि उसको नेगेटिव पार्ट दिमाग में भर गया और उसने असली चीज को तो छोड़ दी, क्योंकि असली चीज तो पॉजिटिव पार्ट था।
और पॉजिटिव पार्ट को जोड़ने के बाद ही सब खेल होता है, और नेगेटिव पार्ट तो जहाँ आज्ञा मिलती है वहाँ जाके जुड़ जाता है। तो पहली बात आप ध्यान दीजिए, रूल को लिखना रटना अलग चीज है क्या, कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन और एल्काइन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज अटैच्ड विद द सच कार्बन एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो रटंत विद्या है राइटिंग के लिए। मेरे हिसाब से मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और दिमाग में थोड़ा नई बात डालते हैं। तो बोले अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन आफ्टर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन the negative part is attached with the such carbon atom of multiple bond which is most stable। यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको ये ध्यान देना होगा कि मैं अब कार्बोकैटायन बनाऊंगा पहले, और कार्बोकैटायन बनाने के बाद मेरी कोशिश होगी कि इफ रिक्वायर्ड शिफ्टिंग करने के बाद मैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना पाऊं, तब उसके बाद अपने आप क्लोरीन या नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाएगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब आप ये समझिए कि लेस, आपने मार्कोनिकॉफ रूल में कहा विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी सही मीनिंग क्या है? वो ये है कि जब आप 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल है उसको देखोगे तो उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये मोस्ट स्टेबल। 2 डिग्री में कार्बोकैटायन में देखोगे तो CH3 CH CH3 यानी एक हाइड्रोजन है, उससे थोड़ा ज्यादा। 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, यानी एक्चुअल में जो रूल कह रहा है कंपाइलिंग उसकी ऐसी हुई है, वो ये नहीं कहता कि आप उस कार्बन पे जोड़ो जिसपे हाइड्रोजन कम हो। उसका सही अर्थ यह है कि बच्चे ड्यूरिंग द रिएक्शन आप वो कार्बन बनाओ यानी कार्बोकैटायन बनाओ बाय द शिफ्टिंग जो कम हाइड्रोजन कैरी करता हो यानी मोस्ट स्टेबल हो। ये इसकी समझ है। तो मार्कोनिकॉफ रूल की 2 स्ट्रीम है, एक राइटिंग पर्पस है जो रटने वाला है, उसको समझ में तो कुछ आया नहीं, उसने रट लिया और 1-2 रिएक्शन समझ उसी के हिसाब से कर दिया, वो बोला मैं तो ऑर्गेनिक सीख गया हूँ। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो फाइट करना चाहते हैं उनके लिए ये रूल बहुत बड़ा पॉइजनस कंसेप्ट बन जाता है। कैसे, वो अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ एक बच्चा बोलेगा कि मैं तो नॉलेजफुल हूँ और मैं मार्कोनिकॉफ रूल जानता हूँ, बोलेगा ये नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स में विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बोले इसमें 1 है इसमें 2 है तो ये 1 कैरी कर रहा है यानी नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा। और बोलेगा CH3 CH Cl CH3, बोलेगा मजा आ गया, मेरे से तो ऑर्गेनिक बनने लगी। बोले ठीक है, यहाँ पर पहले ही आपका आंसर भले सही आ गया, छोटा सा कंपाउंड, लेकिन आपने दिमाग में गलत कंसेप्ट भर लिया। क्या? अब इसी बच्चे से पूछा जाए कि भैया ये मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, तो बोलेगा उसका जो साइकोलॉजिकली हाथ चल रहा है वो पहले नेगेटिव को लेके जा रहा है, यानी उसके दिमाग में बिना पढ़े ये पॉइजन भर गया है कि ये नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, यानी पक्का ये एडिशन तो हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो रहा है क्योंकि नेगेटिव पहले मैं जोड़ रहा हूँ। तो यहीं पर आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, ये आंसर आ गया ऑर्डिनरी तरीके से, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या बातें करते हैं कंपाउंड से, किस तरह से क्वेश्चनिंग करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, क्या एरो के ऊपर कुछ है? कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर मालिक कौन हो गया, डायरेक्टर कौन हो गया? बोले HCl अपनी मनमानी करेगा। तो सबसे पहले HCl आयनाइज होगा H+Cl- में। बच्चा जो ज्ञानी है वो बोलेगा दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज प्लस ई इफेक्ट प्रोसीड करेगी, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रोसीड करेगी और मुझे कार्बोकैटायन बना के देगी। कैसे? बोलोगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के पास नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा बच्चे, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर आपने रट के तो पहले नेगेटिव जोड़ा है, लेकिन नॉलेजफुल आदमी पहले पॉजिटिव ले जाएगा। ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बोलेगा कि आई एम पॉजिटिव चार्ज, आई एम इलेक्ट्रोफाइल एंड आई वांट टू ज्वाइन विद द कार्बन एटम विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड।
तो दोनों कार्बन एटम जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो कार्बन एटम्स बोलेंगे कि भाई हम कैसे पॉजिटिव चार्ज दें, हमारे पास तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं। तो ये बोलेगा ठीक है, ये इनको इंड्यूस करेगा, बोलेगा मैं हूँ पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट होगा इधर। कैसे होगा? आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है यानी 2 प्रोटॉनिक चार्ज है, इस पे 1 प्रोटॉनिक चार्ज है, यानी पाई बॉन्ड इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स अ डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज इज प्रेजेंट। यानी ये डबल बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, इसने दिया है पॉजिटिव चार्ज तो प्लस, इसने दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर तो माइनस। अब ये H+ सिलेक्शन करेगा, क्या बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे जुड़ जाऊंगा। जब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये मिल जाएगा CH3, CH+ और CH3। दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन नोन एज आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। ये बन गया कार्बोकैटायन। तो यहाँ तक बना लेना बहादुरी है, लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। अब यहाँ इसके बाद असली काम आता है, और असली काम जो आता है वही काम जो है मार्कोनी कॉफ लॉ है। क्या? अब आप बोलो कि भाई मार्कोनी कॉफ तो कहते हैं मैं नेगेटिव पार्ट को यानी बचे हुए नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे ले जाके जोड़ूंगा विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मींस विच इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ जो कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन पे नजर ले जाइए, बोले ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे स्टेबल 3 डिग्री होता है। क्या यहाँ कहीं 3 डिग्री है अगल बगल? बोले नहीं है, ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। बोले यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री है ही नहीं। तो देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द शिफ्टिंग, यानी यहाँ पर खेल रुक जाएगा और बोलोगे हमको ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इस रिएक्टेंट के लिए मिल चुका है, तो अब Cl- आएगा और वो बोलेगा ठीक है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल चुका है, बस यही तो मार्कोनी कॉफ लॉ है बच्चे। तो ये Cl- उस कार्बन पे जोड़ूंगा मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड उस कार्बन एटम से जोड़ूंगा जिसपे हाइड्रोजन एटम संख्या कम है, और दिस इज द आंसर। अब आप खुद समझदार हो कि आप किसी रिएक्शन को ऐसे डायरेक्ट रट के या अनइथिकल मार्कोनी कॉफ रूल को समझ के करते हो तो वो, और आप विद द प्रॉपर मैकेनिज्म कंपाउंड से चैटिंग करके कम्युनिकेट करके रिएक्शन करते हो तो में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्लियर? अब अगर आप ये समझ में आ गया आपको, तो इसमें मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, और उस एग्जांपल को लेने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो मिथ है कि आप मार्कोनी कॉफ रूल को परफेक्टली यूज़ कर पाते हो उसको तोड़ने की कोशिश करूँगा। जो लोग नॉलेज के हिसाब से करेंगे उनके आंसर अलग आएंगे, और जो लोग रट के करते हैं उनके आंसर अलग आएंगे। तो एक रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों आपके सामने, ये कि रिएक्शन हो रही है 2-मेथिल ब्यूटीन, 2-मेथिल ब्यूटवनीन या 2-मेथिल ब्यूटीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराइए आप। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई क्योंकि कार्बन की चेन अलग वैरायटी की हो गई। तो जो रट के करता है, जिसने मार्कोनी कॉफ रूल को सिर्फ रटा हुआ है, वो बंदा बोलेगा इतनी सरल रिएक्शन है, नेगेटिव पार्ट वहाँ ले जाऊंगा जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है और पॉजिटिव पार्ट यहाँ ले जाऊंगा, और बोलेगा कि आंसर इज CH3 CH CH3 CH Cl CH3। तो उसका आंसर आ गया 2-chloro-3-methyl butane। दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है। अब बोले यार मार्कोनी कॉफ रूल फेल हो गया, बोले ना, मार्कोनी कॉफ रूल इज प्योर एंड ऑथेंटिक, उसका परफेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत एब्सोल्यूट नियम है। हमने उसकी समझ ही गलत है, गलत स्वरूप से समझा है, इसलिए हमको लग रहा है कि रूल फेल हो गया। यहाँ पे रूल फेल नहीं हुआ, आप फेल हो गए। लेकिन आप में से जिसको नॉलेज है वो बंदा जब इस रिएक्शन को कराएगा तो वो दिमाग में उसके ये है कि मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद मैं देखूंगा कि क्या मैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना पाया हूँ, नहीं तो क्या मैं बना सकता हूँ। अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा, ये कोशिश ही कहलाती है शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग हमेशा 1-2 होती है, 1-2 यानी एडजेसेंट, अगल बगल कार्बन पे होगी, नेबर कार्बन पे होगी, यानी 1-2 यानी एक से दूसरे में।
जंप करके नहीं होगी कि 1 से 3, 1 से 4। ये शिफ्टिंग में अगर आपने हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग कहलाएगी, हाइड्राइड हटाया तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाएगी, एथाइल मिथाइल जो हटाओगे वो शिफ्टिंग कहलाएगी। ध्यान से अब आप ध्यान दीजिएगा रिएक्शन। तो मैं अब इसी रिएक्शन को मैं बोलूँ कि बच्चे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, तो आपने कहा कि H प्लस Cl माइनस, ये तो होता है, ये होगा ही होगा। अब ये जो H प्लस है ये जाएगा किसके पास, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के पास। इसको मैं ओरिएंटेड करके चल रहा हूँ। ये H प्लस आया, H प्लस ने फिर वही बातें शुरू की, बोले भाई डबल बॉन्ड वाले कार्बन मुझे अटैच होना है, उस जगह पे वो अटैच होना चाहेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, दोनों ने आपस में लड़ाई की, बोले यार कि इसके पास 2 प्रोटॉनिक चार्ज है, इसके पास 1 है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा करने पे मुझे मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH2 नेगेटिव चार्ज मिला। ऐसा करने के बाद H प्लस इस पे अटैक कर देगा। जब H प्लस पे अटैक करेगा तो ये मुझे मिलेगा क्या, CH3 CH कार्बोकैटायन और CH3। क्लियर। अब आप यहाँ पर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यहाँ पर अब मार्कोनी का फॉर्मूला लगेगा बच्चे। क्या मुझे कार्बोकैटायन मिल गया है? हाँ मिल गया है। वो कार्बोकैटायन किस कैटेगरी का है? तो आप बोलोगे ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके अगल बगल ध्यान लगाओ, ये 1 डिग्री कार्बन है, बट ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है? बोले ना, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है। क्या यहाँ पर 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की गुंजाइश है? बोले हाँ। अगर ये कार्बन का ये हाइड्रोजन ना हो तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और ये मोस्ट स्टेबल होगा, यानी इस हाइड्रोजन की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा और मैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना पाऊंगा विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट इज व्हाई ये कंसेप्ट है क्या है का, मार्कोनी फॉर्मूला का। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाना है कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा बॉन्ड लेके यहाँ से हटने की कोशिश करेगा, तो इसको मैं बोलूंगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी और ये मिल जाएगा CH3 C पॉजिटिव कार्बोकैटायन CH3, और वो जो CH था ये पूरा का पूरा हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ से कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा CH2 CH3। जब ये हाइड्राइड जाएगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो चुका है। क्लियर। अब बच्चे आप देखो ये क्या है, बोले यार ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो क्या ये मोस्ट स्टेबल है? बोले हाँ। क्या ये लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरी कर रहा है? बोले हाँ। तो ये है मार्कोनी का फॉर्मूला। यानी ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ये IQ जो आप लगाते हो, यही मार्कोनी का फॉर्मूला है। वो नहीं कि आप रट्टा मारे बोले नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है। माइंड इट, क्लियर करिए। ऐसा करने के बाद अब आपके पास बचा है Cl-, को कोई टेंशन नहीं है, वो बोलेगा मैं तो वहीं जाके जुड़ूंगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, जो कि ऑलरेडी आपने बना लिया। तो Cl- मेहमान के रूप में आया और इसके साथ जुड़ गया और ये हो गया CH3 Cl CH3 CH2 CH3। तो ये आंसर क्या आया बच्चे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आंसर। जबकि जो रट के कर रहा था उसका आंसर आ रहा था क्या, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। आंसर अलग था, गलत आंसर आ रहा था। तो आपको कोशिश करना है कि कोई भी रिएक्शन जब आप प्रोसीड करते हो तो उस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है। ऑर्गेनिक एक आर्ट है, अगर कुछ रूल्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो गई और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई तो कोई बड़ी से बड़ी रिएक्शन को आप प्रोसीड कर पाओगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारा नहीं पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ के ऑर्गेनिक नहीं बनेगी, बहुत डीप में पढ़ना है तब ऑर्गेनिक बनेगी। लाइक एज मैथमेटिक्स कि आप कोई फार्मूले को बहुत अच्छे से सीख लेते हो, उसका डेरिवेशन आपसे बनता है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप फार्मूला ही नहीं मालूम है तो आप फिर प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली यहाँ पे कंसेप्ट लगता है और वो कंसेप्ट पर्टिकुलर केस में आपको क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, ऑर्गेनिक में 20-22 ही कंसेप्ट होते हैं, लाइक मार्कोनी का फॉर्मूला और भी बहुत सारे हैं, लगभग 20-22, तो वो आपको क्लियर होंगे।
क्लियर है की बात कि मार्कोनी-कॉफ लॉ का हम प्रॉपर यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सीखना है हमको। तो शिफ्टिंग मैकेनिज्म हुई और शिफ्टिंग मैकेनिज्म यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद मैं परफेक्ट आंसर को बता पा रहा हूँ। अब परफेक्ट आंसर जब मैं बता पाता हूँ तो ही तो मतलब है नॉलेज का, नहीं तो फिर क्या मतलब। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, प्रोटीन ब्यूटीन छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पर मैं HCl जो मैंने लिया है उसकी जगह पर मैं अगर HBr ले लूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या फर्क पड़ेगा? बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एरो के ऊपर देख रहा हूँ, एरो के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी है, और जब एरो के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी है तो मैं चाहे HCl लूँ चाहे HBr लूँ, आंसर इज सिमिलर। यानी जहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया है वहाँ ब्रोमीन बनेगा, जहाँ पे Cl माइनस लगाया है वहाँ पे Br माइनस बनेगा, इसलिए कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन यहीं पर बच्चों अब आपको एक बहुत सावधानी के लिए एक नया नियम पढ़ना है, जो कि 11th में भी आपने सुना है। वो नियम कहलाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, लेकिन आप उसको जानते ज्यादा किस नाम से हो? एंटी मार्कोनी-कॉफ लॉ। अब ये रूल भी बहुत बहुत पॉइजनस हो गया बच्चों। मैंने तो जो देखा है लोग नासमझी करते हैं और उसको गलत तरीके से, हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा हो, क्योंकि मैंने तो देखा है 3 जनरेशन, मेरे को पढ़ाने वालों को देखा, फिर मैंने अपने साथ वालों को देखा, और फिर 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने स्वाभाविक है 2 जनरेशन तो अपने टीचिंग लाइफ में देख ली। तो मैंने देखा ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है, लोग ध्यान नहीं देते और वहाँ पे गलती होती है। तो समझिए कि एंटी मार्कोनी-कॉफ क्यों कहलाता है। इसके लिए मैंने वीडियो नंबर 1 पे वीडियो नंबर 2 पे जब मैंने आपको कार्बोकैटायंस बताए थे और फ्री रेडिकल, तो वहाँ पे समझाया था। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात जो लास्ट वीडियो में था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, और वहाँ पर कंडीशन ऑफ हेल्प लिखी हो एरो के ऊपर, हेल्प HELP, अभी हेल्प लिख के नहीं आएगा, मैंने बताया आपको हेल्प का मतलब 4 लेटर्स है HELP, वेयर H फॉर हीट, यानी एरो के ऊपर अगर हीट मेंशन है, हाई टेम्परेचर मेंशन है, डेल्टा बना हुआ है, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिसिस, L फॉर लाइट, एनी टाइप ऑफ लाइट सोर्स, UV लाइट, फोटोन, ठीक है, H न्यू कुछ भी मेंशन हो, और P फॉर एनी पेरोक्साइड, डायल्किल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा। अगर किसी रिएक्शन में हेल्प मेंशन है तो 100% वो रिएक्शन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाएगी। इसीलिए मैंने कहा आपको क्या याद रखने के लिए, हेल्पर, हेल्प आर हेल्पर, नॉट HELPER, HELP इक्वल टू R, हेल्पर, यानी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट सोर्स, इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट सोर्स, फोटोन, UV लाइट और एनी पेरोक्साइड अगर एरो के ऊपर है तो हमेशा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। रिएक्शन फॉलोज द फ्री रेडिकल एडिशन और सब्स्टिट्यूशन कंडीशनल मैकेनिज्म। क्लियर? बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये जो फ्री हाइड्रोजन एसिड लेते हैं, हाइड्रोजन एसिड में HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ऐसा हैलोजन एसिड है जो कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के बाद वो स्टेबल रिएक्शन करता है। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, क्योंकि HF और HCl हमेशा हर कंडीशन पे आयनिक मैकेनिज्म शो करते हैं, इसलिए ये रेस से बाहर है। HB और HI जो होते हैं फ्री रेडिकल भी बना सकते हैं, बट आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो आयोडीन का जो फ्री रेडिकल बनता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए आयोडीन की भी फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म ज़्यादातर ऑब्जर्व नहीं होती है। लेकिन ब्रोमीन ना तो आयनिक मैकेनिज्म शो कर रहा है कंडीशनली फ्री स्टाइल में अपने आप, और ना ही इसका जो फ्री रेडिकल बनता है बहुत लेस स्टेबल है, तो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इंटरमीडिएट फॉर्म पे रिएक्शन करता है, इसलिए HBr ही मार्कोनी-कॉफ रूल में हम यूज करते हैं जनरली, HBr। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर किसी रिएक्शन में मैं बोलता हूँ कि एडिशन ऑफ HBr कराओ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो फिर क्या होगा, और एडिशन ऑफ HBr कराओ लेकिन वहाँ पेरोक्साइड ना हो। यानी अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ आपको और मैं बोलूँ कि बच्चे
यहाँ कोई एल्कीन लिखा है और HBr की रिएक्शन कराना है और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन है एल्कीन और HBr की रिएक्शन कराना है और यहाँ पर मैं ROOR कोई पेरोक्साइड मेंशन कर दे रहा हूँ, ये डायल्किल पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे एरो के ऊपर कोई दिया नहीं है, जब कोई दिया नहीं है तो कोई डायरेक्टर नहीं है, जब कोई डायरेक्टर नहीं है तो HBr अपना इंडिविजुअल नेचर शो करेगा और इंडिविजुअल नेचर में HBr इज अ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसलिए H+Br- बनेगा। तो दिस फॉलोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म लाइक HCl and all the condition which were explained in different reaction of HCl, क्लियर? लेकिन जब आप सेकंड केस देखो तो वहां पे एरो में डायरेक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है, बोले पेरोक्साइड। आपको पेरोक्साइड देखते ही दिमाग में क्लिक कर गया कि यार ये तो हेल्प वाली कंडीशन है, यहाँ पे पेरोक्साइड है यानी पक्का फ्री रेडिकल बनने वाला है। तो इसका मतलब हुआ ये सेकंड केस है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। डबल बॉन्ड है इसलिए एडिशन होगा एल्कीन में, फ्री रेडिकल एडिशन है, क्लियर? अब ये फ्री रेडिकल एडिशन है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से समझिएगा बात को। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल एडिशन होता है तो फ्री रेडिकल ही इंटरमीडिएट बनेगा। इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय stability order of the carbocations, which is 3 degrees most stable, then 2 degree, then 1 degree, then methyl। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय रिएक्टिविटी ऑर्डर, नॉट स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी यहाँ का अपोजिट हो गया। यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर से मैकेनिज्म कंट्रोल होगी एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी मिथाइल इज मोस्ट रिएक्टिव, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इज लीस्ट रिएक्टिव। ये मार्कोनिकॉफ लॉ था, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर यूज करते थे, लेकिन ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है जिसको खरास साइंटिस्ट ने दिया है, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, ये मार्कोनिकॉफ का अपोजिट कंसेप्ट यूज कर रहा है। यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो ये अपोजिट कंसेप्ट यूज होता है। दैट इज व्हाई दिस लॉ पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। ये एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट ये वाला इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसके अपोजिट कंसेप्ट को यूज कर रहा है। यहाँ पर एक नासमझी होती है लोगों से, इवन टीचर से भी सिखा दिया जाता है कि ये रूल मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। अब कितना बड़ा धोखा है ये CH3CH2 और HBr की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, तो बच्चे को सिखा दिया जाता है ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, इसलिए मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव को वहां ले जाते हैं जहां हाइड्रोजन एटम कम था, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ है तो नेगेटिव को वहां ले जाओगे जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, मजा आ गया, तो बहुत सारा लोग पॉइजन हो गया बच्चे। आपको कितना बड़ा धोखा, यहाँ नेगेटिव बना कहाँ, यहाँ तो फ्री रेडिकल बना है। तो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म में आप कैसे बोल सकते हो कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है? यही है प्रॉब्लम। बुक में सब कुछ साफ साफ लिखा है, इसलिए सुनने से ज्यादा ध्यान पढ़ने पे भी दिया करिए, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको साफ मिलेगा मैकेनिज्म कौन सी है। तो आप क्लियर बात कि हम ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहने का मतलब ये नहीं है कि ये रूल मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। क्लियर? ये बात नहीं है कि हम मार्कोनिकॉफ जानते हैं कि नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो इस वाले में हम पेरोक्साइड इफेक्ट में नेगेटिव पार्ट वहाँ ले जाएंगे जहाँ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो गया। नॉनसेंस। आपको सीधा बोलना है कि द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और follows the Markovnikov law, according to which after formation of carbocation the negative part of the reactant is attached with the such carbon atom of the double bond which contain less number of hydrogen atom or form most stable carbocation. But
During the reactions of HBr with alkene or alkyne, the reaction follows the free radical addition mechanism in which the mechanism of the reaction is controlled by the reactivity order. Since the reactivity order is just opposite concept of the stability order and form just opposite product of the Markovnikov law, that is why the peroxide effect or Kharas effect is also known as anti-Markovnikov law. ये इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ नहीं कहला रहा है कि आप अपने आप नियम बना लो कि हम वहाँ नेगेटिव पहले ले जाते थे कम वाले में, अब हम नेगेटिव ले जाएंगे हाइट ज़्यादा वाले में, तो ये तो टोटल नॉनसेंस हो गया भाई। क्लियर? तो आपको ये बात मालूम हो गई कि हाँ ऐसे होता है। अब इस कंसेप्ट को आप जब समझ गए तो इसको मैं एग्जाम्पल से पूरी मैकेनिज्म को लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ओके, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ बच्चों RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन बच्चों HBr से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ ROOR यानी डायल्किल पेरोक्साइड। अब पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म, तो मैं उन लोगों को जरूर बोलूंगा कि जो ऐसे कराएंगे और बोलेंगे ये तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा है और नेगेटिव पार्ट अटैच विद द सच कार्बन एटम इज कंटेन लेस की जगह मोर हाइड्रोजन एटम, और बोले मजा आ गया आंसर है, तो पॉइजन गलत हो गया। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या बोलेगा? बोलेगा इस रिएक्शन में डायरेक्टर बैठा हुआ है और डायरेक्टर ही इंटरमीडिएट बनाएगा। सबसे पहले ROOR डायल्किल पेरोक्साइड देखोगे आप, ये सिमेट्रिक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा होमोलिसिस। जब होमोलिसिस हो जाएगा तो ये बदल जाएगा RO डॉट। RO डॉट क्या कहलाएगा? एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। अब जब डायरेक्टर ने ही फ्री रेडिकल बना लिया है तब बाकी को तो इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग आगे चलना होगा। तो ये अब HBr के पास गया, कौन? RO डॉट, बोला I am free radical, then you should also change into a free radical। तो ये डायरेक्टर है, अब ये डायरेक्शन दे रहा है तो ये होमोलिसिस करेगा। इवन द नेचर इज हेटेरोन्यूक्लियर, अलग अलग एटम है फिर भी इसके डायरेक्शन के हिसाब से ये क्या करेगा? ये भी होमोलिसिस करेगा और होमोलिसिस करने के बाद H डॉट और Br डॉट मिलाएगा। अब होगा क्या? अब RO डॉट इस H डॉट के साथ मिलके ROH में बदल जाएगा, जो कि बाद में फिर से एक्सचेंज होगा, और अब Br डॉट बचा रह गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास क्या बचा हुआ है? बोले RCH डबल बॉन्ड CH2 बचा हुआ है, इसके पास आएगा Br डॉट। अब यहाँ पर Br डॉट डायरेक्टर है भाई, बोलेगा I am free radical and I want to join with such carbon atom of the multiple bond which contain more number of hydrogen atom or which is more stable की जगह क्या बोलेगा? which is more reactive। stable अब नहीं बोलेगा, reactive बोलेगा, इसलिए मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। तो ये फ्री रेडिकल अगर मैं होमोलिसिस करके बनाता हूँ तो ये वाला बनेगा 1 डिग्री और ये बनेगा 2 डिग्री। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए Br डॉट हमेशा अटैच होगा मोस्ट रिएक्टिव के साथ और ये बन जाएगा RCH डॉट CH2 Br, और इसके पास जो अल्कोहल में मैंने बना दिया था H डॉट उसके साथ जुड़ा है वो फिर फ्री हो जाएगा और RCH की जगह CH2 Br, ये आंसर है। फिर वही अंत में RO डॉट जो है वो आपस में फिर से रीएसोसिएट हो जाएंगे और ROR फिर से बन जाएगा। फिर ये बनने के बाद सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और S ऑन ये चलता रहेगा। यहाँ कहीं बच्चों आपको नेगेटिव मिला? कोई नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा इसमें सीरियसली इसको ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि 8 चैप्टर में ये रूल लगेगा और आपको अगर समझ ही गलत हो गई तो फिर यार सब रिएक्शंस गलत हो जाएंगी। क्लियर? तो आपको बहुत इजी वे में क्लियर रखना है कि हाँ ये रिएक्शन होने पे मैं इस तरह के आंसर बनाता हूँ।
तो क्लियर, ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों पे मैं परफेक्टली आंसर डिटरमाइन कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव आएगा तो बहुत रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं होती है, आप उसको सीधा उसके ऑर्डर के हिसाब से देख के भी तुरंत बता सकते हैं। क्लियर। अब इसमें अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँ जो कि IIT में भी आया है, नीट में भी इनडायरेक्टली पूछा गया है, और मैं बोलूँ कि बच्चों एक क्वेश्चन अगर है तो आप क्या उसके आंसर्स बता सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा है कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया है, क्लियर, और मैं कहता हूँ कि इसमें आप HBr का एडिशन कराओ। दो इक्वेशन दिए हैं, एक HBr इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड और एक HBr विदाउट एनी कंडीशन। और मैं आपसे कहूँ कि बच्चों आप इसके आंसर लाओ कि आंसर ए और आंसर बी क्या है। क्या आप आंसर बता सकते हो? बहुत सरल है। अब जो लोग दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत ईजी है, लेकिन जो लोगों ने रट्टा मारा है उनके लिए बहुत दिक्कत है। एक बच्चा इधर ध्यान देगा, बोलेगा HBr जोड़ना है। HBr जब जोड़ना है तो भाई ये ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और ये 1 2 3 बैलेंस ये ऑलरेडी है तो CH है, और ये 1 2 3 4 है तो ये C है। जब वो HBr जोड़ेगा तो बोलेगा यहाँ पर तो मैकेनिज्म लग रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बनता है क्या? कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में मैं देखूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल। ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो जो बच्चा ज्ञानी है वो बोलेगा यार Br यहाँ पे माइनस होगा और Br अटैच्ड विद द सच कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और विच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो इस Br को इससे अटैच करेगा, और ऐसा करने पे जो आंसर आएगा वो ये Br यहाँ जुड़ जाएगा और ये CH के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। जो इधर आया बोले यार पेरोक्साइड इफेक्ट करा रहा है। अब पेरोक्साइड इफेक्ट जब होता है तो फिर हमको ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलता है, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जाएगा जहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा हो। तो स्वाभाविक बात है इसी केस में 3 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म हो रही है फ्री रेडिकल एडिशन, और फ्री रेडिकल एडिशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिएक्शन कंट्रोल होती है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो मिलेगा वो इस 2 डिग्री के साथ जाके मिलेगा, और ऐसे केस में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ये ब्रोमीन का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर C है तो ये CH हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी CH था, 1 2 3 4 बैलेंस में। क्लियर? तो बहुत सरल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करिए और देखिए कि ऐसे क्वेश्चन करते समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन करनी पड़ती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो बहुत सरलता से बन जाएगा। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी पढ़ो वो रिफाइंड हो, सुना सुनी पे नहीं, थोड़ा बुक पे भी ध्यान दो, क्योंकि आप 1 या 2 साल में डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ओके, तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का एकदम परफेक्ट नॉलेज हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, मैं ही यूज़ कराऊंगा आगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे बढ़ेंगे, इसको और डीप में यूज़ करेंगे, कैसे कैसे रिएक्शंस करा के कैसे आपको पढ़ाया जा सकता है, वो मैं इजी वे में कोशिश करूँगा। तो बढ़िया है, अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।